Assalamualaikum. Hello everyone. This is me Mariam. So in this video lecture, we will discuss regards Government of India Act 1935. So let's move on. 1935 का जो एक्ट था, इससे पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। बेसिकली जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1858 में जो है ब्रिटिश जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल यानी कि इंडिया का जो कंट्रोल है वो खुद संभाल लेता है। ठीक है, उसके बाद हर 10 साल बाद यहाँ पे रिफॉर्म्स आती है कि यहाँ के जो इंडिया एक स्टेट है इसको कैसे रन किया जाएगा। ठीक है, एज अ कॉलोनियल ऑफ ब्रिटिश इसको कैसे इस स्टेट को रन किया जाएगा। उस पर्पज़ के लिए हम देखते हैं कि 1909 में यहाँ पे रिफॉर्म्स आती है। पहले आईनी जो एक्ट हम देखते हैं 1909 का एक्ट देखते हैं, एंड देन 10 साल बाद 1919 में यहाँ पे रिफॉर्म्स आती हैं। मगर इन दोनों रिफॉर्म्स में जो इंडियंस होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन जो पॉइंट है वो नहीं उन्हें मिलता। सो डैट्स वाई वो मज़ीद जो ब्रिटिश है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करता है, साइमन कमीशन को भेजता है इंडिया के लिए। मगर साइमन कमीशन को भी यहाँ पे नाकामी का ही सामना करना पड़ता है और वो भी बैक चला जाता है। साइमन कमीशन के बाद हम देखते हैं कि बरतानिया क्या करता है, यहाँ के नेटिव्स इंडियंस को कहता है कि भाई आप खुद से अपनी कोई रिकमेंडेशन दे, अपने से बना हुआ कोई एक्ट आइन कोई बिल ऐसा दें जो आप चाहते हैं कि आपको कैसे रूल किया जाए। तो उस पर्पज़ के लिए नेहरू रिपोर्ट आती हैं। ठीक है, हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट चूँकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से दी जाती हैं, सो डैट्स वाई वो भी मुस्लिम लीग जो है उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। 1929 में हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या आते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म अपनी 14 नकात में मतलब मुस्लिम की जो डिमांड है वो पेश करते हैं। मगर उसके बावजूद भी किसी एक प्लेटफार्म पे दोनों जो पार्टीज़ हैं वो नहीं आती। ठीक है, देन बरतानिया क्या करता है कि वो कहता है कि आप दोनों यहाँ बरतानिया में आएँ। ठीक है, यहाँ बैठकर क्या कहते हैं आपके जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाएगा। इस पर्पज़ के लिए 3 तरह के हम देखते हैं कि राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हेल्ड होती हैं, मगर वो भी नाकाम रहती हैं। किसी एक पॉइंट पे नेटिव इंडियंस नहीं आते। कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को कोई ना कोई इशू रहता है, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को इशू रहता है किसी ना किसी पॉइंट पे। सो देन फर्दर क्या होता है कि जो बरतानिया है वो उन्हीं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें जितने भी प्रपोज़ल और जितनी भी डिस्कशन होती है उसी बिहाफ पे क्या करती है, एक वाइट पेपर जो है वो इशू करती है और उस पर कुछ रिकमेंडेशंस और कुछ प्रपोज़ल मतलब लिख देती है कि आने वाला जो इंडिया का एक्ट है वो कैसा होगा। चूँकि आल्दो ये जो इन नेटिव इंडियंस थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस पे अग्री नहीं कर रही थी, मगर उसके बावजूद भी बरतानिया अपनी जानिब से जो रिकमेंडेशन और जो एक्ट पास कर देता है उसको हम कहते हैं इंडियन एक्ट 1935। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की जानिब कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया। इंट्रोडक्शन में ये बात कही गई कि जो डायरकी है यानी कि ड्यूअल सिस्टम है, दोहरा जो सिस्टम है वो प्रोविंशियल लेवल पे जो था उसको क्या कर दिया जाएगा, अबॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो था हम देखते हैं कि 1919 में पहली दफ़ा ये डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सूबाई लेवल पे। ठीक है, मगर अब इसको क्या कहा गया 1935 के एक्ट में कि इसको हम सूबाई लेवल पे ख़त्म कर रहे हैं और इसको सेंटर में जो है अडोप्टेड डायरकी एट सेंटर में हम इस चीज़ को अडोप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कहा गया कि जो इंडिया है इसमें बाईकैमरलिज़म जो है इस तरह के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, यानी कि 2 तरह के हाउस होंगे। जैसे मौजूदा हम देखते हैं पाकिस्तान में 2 तरह के हाउस है, एक जो हमारी नेशनल असेंबली और दूसरा हमारा सेनेट है। ठीक है, कहा गया कि जो पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड हो जाएंगी 3 तरह के लिस्ट में। पहली लिस्ट होगी जो फेडरल होगी, सेकंड वन जो प्रोविंशियल लिस्ट होगी और थर्ड वन जो है वो कंकरेंट लिस्ट होगी। फेडरल लिस्ट में जो होगा जितने भी मामलात होंगे वो सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी देखेगी। सूबाई लेवल पे जो जितने भी मामलात है उसको सूबाई गवर्नमेंट हैंडल करेगी और कंकरेंट लिस्ट जो इसमें जितने भी आइटम्स और जितने भी मामलात जितने भी इशू होंगे वो मिलकर रिजॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इंडियन एक्ट 1935 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया, इंडिया को एक फेडरेशन मतलब यहाँ पे कहा गया कि इस आइन के तहत क्या होगा, इंडिया क्या होगा, फेडरेशन होगा। फेडरेशन ऐसी हम रूल्स को कहते हैं, ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहाँ पे सूबाई लेवल पे खुद मुख्तारी ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कहा गया कि यहाँ पे सर्विस कमीशन जो बनाया जाएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, यानी कि जो हाई पोस्ट है, हाई ऑफिसर्स हैं
उनको उनकी सीट्स के लिए, ठीक है, उनको आला ओहदों पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इम्तिहान देना पड़ेगा। उस वक़्त उस इम्तिहान का नाम रखा गया ICS, ठीक है। जो हम मौजूदा हमारे CSS देखते हैं ना, तो उस वक़्त उस इम्तिहान का नाम था ICS। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें हम, तो इससे पहले 1919 में क्या होता है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1999 आता है, जो कि जो नेटिव इंडियंस हैं उनका सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट नहीं होता, ठीक है। उसको देन रिवाइज़ किया जाता है। रिवाइव करने के लिए साइमन कमीशन को इंडिया के लिए भेज दिया जाता है, मगर जो साइमन्स है उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसकी भी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है, और जिन्ना के 14 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। 14 पॉइंट्स के बावजूद भी ये सारे किसी एक पॉइंट पे जब नहीं आते तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है, मगर वो भी क्या हो जाती हैं, फेलियर, वो भी नाकाम हो जाती है, ठीक है। एंड देन वाइट पेपर जो है वो रिलीज़ किया जाता है बरतानवी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसकी जानिब से, ठीक है। और देन वहाँ पे क्या किया जाता है कि हम देखते हैं कमेटी अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है 1934 में, ठीक है। उस बिल को बरतानिया का जो पार्लियामेंट है वो पास कर देता है। और देन हम देखते हैं उसी को क्या कहा जाता है कि जो ये आने वाला आइन है वो इंडिया के लिए 1935 का एक्ट है। ये जो वाइट पेपर पे जितनी भी रिकमेंडेशन दी गई है, यही जो है आने वाले जो इंडिया जो है इसको इसी आइन के तहत, इन्हीं रूल्स के तहत क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिया के लिए तय की गई कि ये यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, फेडरल टाइप होगा। की फीचर्स की अगर बात करें इंडियन एक्ट 1935 की, तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स किया गया कि 3 तरह के, जैसे प्रीवियसली हमने देखा कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे की गई, फेडरल लिस्ट बनाएगी, दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट बनाएगी, और थर्ड वन जो बनाएगी वो कंकरेंट लिस्ट बनाएगी। जो फेडरल लिस्ट थी उसमें 59 आइटम्स थी और प्रोविंशियल लेवल पे 54 थी और कंकरेंट में 36 थी। जो कंकरेंट लिस्ट थी उसमें जितने भी इश्यूज़ होने थे वो फेडरल ने और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी उसने मिलकर इनको रिजॉल्व करना था। इस हिसाब से अगर हम देखें इस आइन के तहत एम्पावर्ड किया गया दोनों को, फेडरल को भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को भी, कि सूबे भी खुद मुख्तार होंगे, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी और इस तरह जो फेडरल है वो भी मजबूत होगा, ठीक है। इस तरह एम्पावर्ड कर दिया गया फेडरल को, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी इनको, सूबों को भी वो खुद मुख्तार कर दिया गया और सेंटर को भी खुद मुख्तार कर दिया गया, ठीक है। कि फेडरल लिस्ट में जितने भी मामला है उसको फेडरल हैंडल करेगा और प्रोविंशियल जो है वो अपने मामला को हैंडल करेंगी। इस तरह कंकरेंट लिस्ट के जितने भी इशूज़ हैं, जितने भी 36 आइटम्स हैं, उसको क्या मिलकर ये लोग रिजॉल्व करेंगे। DRK एट सेंटर की अगर बात करें तो कहा गया DRK को सूबाई लेवल से ख़त्म करके इसको सेंटर में नाफिज कर दिया गया, और मज़ीद जो फेडरल के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए। कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो रिज़र्व थे और कुछ जो थे वो ट्रांसफ़र थे। जो रिज़र्व सब्जेक्ट्स थे वो ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर जनरल्स तय होने थे, और जो दूसरे ट्रांसफर्ड्स सब्जेक्ट्स था इसको एडवाइस जो मिनिस्ट्रीज थी जितनी भी, उन्होंने हैंडल करना था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो तो बना दी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी यूनिट्स हैं उनको ऑटोनॉमी भी दे दी, मगर जो फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वहाँ के प्रोविंस के पास नहीं थी। गवर्नर जनरल किसी भी आइन को ओवरराइड कर सकता था, ठीक है, रिटेन्ड अ रेंज ऑफ ओवरराइडिंग पावर्स, ठीक है, किसी भी लेजिस्लेशंस पे वो ओवरराइडिंग कर सकता था। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करें तो उस वक्त जो 50% जो स्टेट्स, इंडियन स्टेट थी, उनको ये राइट दे दिया गया कि वो इंडियन जो फेडरेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इंडिया को एक फेडरेशन बना दिया गया। बाइकैमरल लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो 2 तरह के हाउस थे, एक लोअर हाउस और सेकंड वन जो था वो अपर हाउस था, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उस वक्त टोटल 11 प्रोविंस थे, मगर इसको इम्प्लीमेंट 6 प्रोविंसेस में किया गया। फेडरल कोर्ट जो था वो एक नई चीज़ थी इस आइन में। इससे पीछे अगर हम देखें तो फेडरल कोर्ट नहीं होता था, जितने भी कोर्ट के इश्यूज़ थे उसको बरतानिया खुद डायरेक्टली हैंडल करता था, मगर 1935 के एक्ट के तहत इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अब जितने भी मामलात होंगे उसको फेडरल कोर्ट देखेगी। जितने भी सेंटर और उसके मेंबर यूनिट्स के दरमियान होंगे उसको कौन रिजॉल्व करेगा, फेडरल कोर्ट देखेगी, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो इस ओहदे को भी इंडियन काउंसिल्स का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इसको भी अबॉलिश कर दिया गया, जो कि हम देखते हैं कि क्रिएट कब किया गया था, 1858 में।
अगर हम इस एक्ट की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें क्या किया गया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई। डिसेंट्रलाइज मीन ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी जो थी वो सूबों को दे दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेंस, सेकंड वन इसकी जो सिग्निफिकेंस में आता है। थर्ड वन जो थे सूबे थे उनको ऑटोनॉमी दे दी गई, फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया, ठीक है। और अगर फोर्थ वन अगर हम देखें तो फेडरल गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, और ये भी फर्स्ट टाइम था, इससे पहले ऐसा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स और जितनी भी ऑटोनॉमी थी वो किसके पास थी, ब्रिटिश के पास, ठीक है। अगर हम 35 के एक्ट की बात करें तो ये अहमियत का इतना हामिल था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया एक सेपरेट स्टेट बनती है तो उसके बाद इंडिया भी और पाकिस्तान भी इनिशियली इसी को अपना कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इसको अपना आइन मानती है, ठीक है, और अपनी स्टेट को और अपनी कंट्री को रन करती है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑन इंडियन एक्ट 1935 की बात करें तो इसको रिजेक्ट करने के बिहाइंड बहुत सारी रीज़न थी, ठीक है। एक्ट फेल टू प्रोवाइड अ प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर सका जैसा कि नेटिव इंडियंस चाहते थे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स गवर्नर्स को दे दी गई। सेंटर में गवर्नमेंट किसकी थी, बरतानिया की, और जो गवर्नर्स थे वो भी उन्हीं के लोग थे। सो डैट्स वाई ये इस पे ये क्रिटिसिज्म था कि गवर्नर्स है वो किसी भी लेजिस्लेशंस पे क्या ओवरराइडिंग्स कर सकते हैं। सो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स बरतानिया और उसी के लोगों के पास हैं। एक्ट फेल टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस आइन में किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी उसके लिए डिससेटिस्फेक्शन पॉइंट था कि ये जो एक्ट है ये हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट नहीं है, ठीक है। कायद-ए-आज़म जो थे वो भी बिल्कुल इससे सेटिस्फाई नहीं थे। अगर हम मौलवी ए के फजलुल हक की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने एक्ट दिया है ये तो ना मुस्लिम राज के लिए और ना ही हिंदू राज के लिए, बल्कि ये एक्ट जो डिज़ाइन किया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, ब्रिटिश राज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।